हिंदुस्तान की सरजमी पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ऐतिहासिक जुगलबंदी ने पड़ोसी मुल्कों की धड़कनें एक बार फिर तेज कर दी। क्योंकि ये महज एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि भारत के महाशक्ति बनने का वो शंखनाद है जिसकी गूंज बीजिंग और इस्लामाबाद के बंद कमरों में साफ सुनाई दे रही है। 3.25 लाख करोड़ रुपए की ये महाडील आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। सबसे बड़ा रक्षा सौदा रहेगा जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद खराब कर दी। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत भारतीय वायुसेना की ताकत में एक ऐसा इजाफा होगा जिसकी कल्पना भी दुश्मनों ने की नहीं थी। अब तक भारत के पास केवल 36 राफेल विमान थे, लेकिन इस डील के मुकम्मल होते ही संख्या 150 के करीब पहुंच जाएगी, जो कि एशियाई आसमान में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुकाने वाला साबित हो जाएगा। इस सौदे की सबसे बड़ी और खास बात ये कि भारत को सिर्फ ये सौदा हथियार नहीं दे रहा, बल्कि तकनीक का बादशाह बना रहा है और आसमान में भारत और उसकी बादशाहत को मजबूत भी करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। चीन और पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए भी गहरी हो गई क्योंकि भारत अब पुराने हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अत्याधुनिक तकनीक सुपर राफेल को अपने शस्त्रागार का हिस्सा बना रहा है। इस डील का सबसे घातक पहलू है 24 सुपर राफेल यानी कि F5 वर्जन की खरीद, जो कि हवा में अदृश्य होकर मौत बरसाने की ताकत रखते हैं। ये राफेल का वो आधुनिक अवतार है जिसे रडार पर पकड़ना नामुमकिन के बराबर है और ये भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदलने में पूरी महारत हासिल रखने वाला एक हथियार माना जा रहा है, सक्षम है। सुपर राफेल की खासियत ये भी कि ये अपने साथ कई घातक लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को कंट्रोल कर लेगा, यानी कि एक विमान के साथ हवा में कई मानव रहित योद्धा भी होंगे जो कि दुश्मन के इलाकों में घुसकर तबाही मचा देंगे। इसके अलावा इस डील के तहत आने वाले ज्यादातर विमान F4 वेरिएंट के होंगे, जो कि मौजूदा F3 से कहीं ज्यादा स्मार्ट और घातक होंगे। इनमें लगे एडवांस सेंसर और लंबी दूरी की मिसाइलें दुश्मनों को उसकी सीमा के भीतर ही ढेर करने की क्षमता भी रखती है। भारत के गौरव और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ये डील एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि ये केवल खरीद का सौदा नहीं होगा, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत को रक्षा उत्पादन का हब बनाने की कवायद है। 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में से 96 विमानों का निर्माण सीधे भारत की धरती पर होगा। अब इसका मतलब साफ है कि फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन अपनी महत्वपूर्ण तकनीक भारत को सौंपेगी, जिससे न केवल भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को नई महारत हासिल होगी, बल्कि देश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नई ऊंचाइयों को छूता नजर आएगा, महारत हासिल करता नजर आएगा। अभी तक हम हथियारों के लिए दूसरों का मुंह ताका करते थे, लेकिन अब भारत को खुद अपने लड़ाकू विमान बनाने की एक शक्ति मिल रही है। भारत खुद अपने लड़ाकू विमान तैयार करेगा, जो कि हमारी संप्रभुता और स्वाभिमान का प्रतीक भी होगा। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को भविष्य में अपने खुद के फाइटर जेट्स विकसित करने में मदद करने वाला भी रहने वाला है, ऐसी बात कही जा रही है। अब इस महाडील ने ये तो साफ कर दिया कि भारत अपनी अब सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा, समझौता करने के मूड में नहीं है। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर बैठे चीन को अब यह एहसास हो गया कि भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक पावर में 50% का इजाफा होने वाला है और भारत के पास ऐसे विमान होंगे जिनका मुकाबला करने की ताकत फिलहाल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पास भी सीमित है। वहीं पाकिस्तान के लिए तो यह अस्तित्व का संकट बन जाएगा, क्योंकि राफेल की गर्जना और उसके पूरे हवाई क्षेत्र को भेदने के लिए काफ़ी है। यानी कि पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल घड़ी आप कह सकते हैं, जो कि पहले भी तैयार थी और ज़्यादा दर्दनाक होने वाली है। स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइलों और मेटियार जैसी हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस ये विमान भारत की सीमाओं को अभेद्य किले में तब्दील कर देंगे और ये नया भारत है जो कि आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहता है, अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ डील करता है। मोदी और मैक्रों की ये दोस्ती भी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दोस्ती है राफेल की गर्जना को दिखाने के लिए। राफेल की ये गर्जना इस दोस्ती की गर्जना के साथ बताती है कि आने वाला समय भारत का है और आकाश में अब सिर्फ हिंदुस्तान का वर्चस्व होगा। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ चुका है, क्योंकि शेख हसीना के लंबे शासन के बाद अब सत्ता की बागडोर तारिक रहमान के हाथों में है। ढाका में ली गई उनकी शपथ केवल एक सरकार बदलने की
औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक विरासत की वापसी और एक नई सोच के आगाज का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान का उदय उनके विरोधियों और समर्थकों दोनों के लिए एक बड़ा संदेश है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच सबसे अहम सवाल ये कि देश की कमान संभालने वाले तारिक रहमान की बौद्धिक क्षमता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि है कैसी। सीधे शब्दों में आपको बताएं तो पढ़े लिखे कितने हैं। एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद तारिक रहमान ने अपनी शिक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं किया और उनकी शैक्षणिक यात्रा ने ही उन्हें आज इस सर्वोच्च पद तक पहुंचने के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर दिया। तारिक रहमान का जन्म हुआ 20 नवंबर 1965 को और उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां राजनीति और अनुशासन का गहरा प्रभाव था। उनकी शुरुआती तालीम ढाका के प्रतिष्ठित BAF शाहीन कॉलेज में हुई, जहां से उनके व्यक्तित्व में अनुशासन की नींव पड़ी। इसके बाद उन्होंने ढाका रेजिडेंशियल मॉडल कॉलेज से SSB की परीक्षा पास की, जो कि देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने आदमजी कंटोनमेंट कॉलेज का रुख किया, जहां से उन्होंने HSC की पढ़ाई पूरी की। उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्हें न केवल किताबी ज्ञान दिया, बल्कि उन दिनों ने उन्हें देश की राजनीति को भी समझाने की कोशिश की। देश के विभिन्न सामाजिक वर्गों के छात्रों के साथ घुलने मिलने का एक अच्छा मौका दिया, जिससे उन्होंने जमीनी हकीकत को प्राप्त किया। जमीनी हकीकत को समझकर आज देश के सर्वोच्च पद पर अपनी जगह बना ली है। उच्च शिक्षा के लिए तारिक रहमान ने देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान ढाका विश्वविद्यालय में कदम रखा, जो कि उनके जीवन का एक अहम और टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने पहले कानून विभाग में प्रवेश लिया ताकि वे देश के न्यायिक प्रणाली और संविधान की बारीकियों को समझ पाए। कानून की पढ़ाई ने उन्हें नियमों और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया, जो कि एक प्रशासक के लिए बेहद जरूरी होता है। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में पढ़ाई की, जो कि आज प्रधानमंत्री के रूप में उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी साबित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के छात्र होने के नाते उन्हें वैश्विक राजनीति, विदेशी कूटनीति और भू राजनीतिक समीकरणों को समझने की गहरी दृष्टि मिली। यही वो पढ़ाई है जिसने उन्हें सिखा दिया कि बदलती हुई दुनिया में बांग्लादेश जैसे देश को किस तरह अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना है। हालांकि उनकी अकादमिक और डिग्रियों से ज्यादा चर्चा उनके व्यवहारिक राजनीतिक अनुभव की होती है, जो कि उन्होंने 1988 में BNP के प्राथमिक सदस्य बनकर शुरू कर दी थी। 1991 के चुनाव प्रचार की कमान संभालना उनके लिए किसी मैनेजमेंट की पढ़ाई से कम नहीं था, जहां उन्होंने रणनीति बनाना और उसे लागू करना सीखा। लंदन में बिताए गए लंबे निर्वासन के दौरान उन्होंने पश्चिमी दुनिया की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों का नजदीकी से अध्ययन किया। आज वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन है, तो उनकी ये विधिवत शिक्षा और जीवन के कड़े अनुभवों से मिली सीख उनके फैसलों में साफ झलक रही है। तारिक रहमान अब केवल जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे भर नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे शिक्षित राजनेता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ और प्रशासनिक सूझबूझ के साथ बांग्लादेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अब बात कर लेते हैं उस सबसे बड़े संकट की जिसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल तेज है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होगा? किस महायुद्ध की ओर अब ये पूरी दुनिया बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको अपडेट देते हैं। अपडेट है हॉर्मुज जल डमरू मध्य की लहरों को लेकर, और इन लहरों पर इस समय जो नज़ारा दुनिया देख रही है वो अमेरिका और विशेष रूप से वॉशिंगटन में बैठे सत्ताधीशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ईरान, रूस और चीन की नौसेनाओं का ये महाजुटान महज एक युद्ध अभ्यास नहीं, बल्कि पश्चिम के वर्चस्व को सीधी चुनौती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के नाम से हो रहा ये साझा अभ्यास सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की उस अदम्य कूटनीतिक जीत का प्रतीक भी है, जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों और धमकियों को बौना साबित कर दिया। जब अमेरिका ने अपनी नौसेना के जंगी बेड़े ईरान की घेराबंदी के लिए तैनात कर दिए, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने सोचा होगा कि तेहरान दबाव में झुक जाएगा। लेकिन खामनेई ने झुकने की बजाय दुनिया की दो अन्य महाशक्तियां यानी कि रूस और चीन को अपने साथ खड़ा किया और खड़ा कर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया जिसे भेदना अब अमेरिका के बस की बात बिल्कुल नहीं है। और अमेरिका भी अब गोलमोल बातें करता नजर आ रहा है। युद्ध को लेकर कोई सटीक सीधी बात डोनाल्ड ट्रंप से निकलती नजर नहीं आ रही। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी निकोलाई पेत्रुशेव का यह बयान आया। यह बयान कि उनके जंगी जहाज ईरान की ओर कूच कर रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि मॉस्को और बीजिंग अब हर परिस्थिति में तेहरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यह अभ्यास उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। जैसा कि हमने आपको बताया, पूरी दुनिया अभी नहीं जानती कि क्या
सचमुच कोई युद्ध होगा, क्या विश्व युद्ध 3 होने वाला है? ऐसे नाजुक वक्त में खामनेई ने अपने एक सच्चे नायक की भांति देश को अलग थलग पड़ने से रोकने की कोशिश की। अलग थलग पड़ने से न केवल बचाया है बल्कि उस वैश्विक शक्ति संतुलन केंद्र में उस देश यानी कि ईरान को लाकर खड़ा कर दिया जहां उसको होना भी चाहिए। और विश्व भर में आज उनकी तारीफ भी हो रही है कि ट्रंप के सभी जवाबों का, ट्रंप के सभी धमकियों का डटकर और पूरी मजबूती के साथ अली खामनेई आज जवाब दे रहे हैं। 2019 में ईरान की पहल पर शुरू हुआ यह अभ्यास अब एक रणनीतिक गठबंधन का रूप ले चुका है और इसका घोषित मकसद भले ही समुद्री सुरक्षा और डकैती विरोधी अभियान हो, लेकिन इसका असली संदेश साफ है। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अब केवल अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने से बिल्कुल कम नहीं है। उनकी अधिकतम दबाव यानी कि मैक्सिमम प्रेशर की नीति बुरी तरह से विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि तबाही के लिए तबाही की धमकी बार बार खामनेई भी दे रहे हैं। अभी तक अमेरिका सीधे तौर पर कोई वार नहीं कर पाया है ईरान पर। एक बड़ी वजह ये भी है, जिस ईरान को वो कमजोर करना चाहते थे वो आज रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिकी नौसेना की आंखों में आंखें डालकर अपनी ताकत का वो प्रदर्शन कर रहा है जिसके चलते पूरी दुनिया आज खामनेई को सैल्यूट कर रही है। ब्रिक्स देशों के साथ हुए हालिया अभ्यास के बाद ये त्रिपक्षीय डील ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति की बड़ी नाकामी को उजागर करती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकियां दी, अपने जहाजों का जमावड़ा लगाया, लेकिन खामनेई की रणनीतिक सूझबूझ ने बाजी पलट दी। आज ईरान की जनता और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक निडर नेतृत्व ने अमेरिका के भारी भरकम सैन्य तंत्र को बेअसर कर दिया। यह अभ्यास ये भी सिद्ध करता है कि खामनेई के नेतृत्व में ईरान न केवल सुरक्षित है बल्कि वो एक नए विश्व व्यवस्था का निर्माण भी कर रहा है, जहां पश्चिमी शक्तियों का एकाधिकार समाप्त हो रहा है और ईरान अपनी मजबूत उपस्थिति विश्व पटल पर दर्ज करवा रहा है। अमेरिका अब इस क्षेत्र में खुद को घिरा पाता है, खुद को असहाय बेबस महसूस कर रहा है और ये ईरान की सबसे बड़ी विजय के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध 3 की तरफ बढ़ती है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा। लेकिन जिस तरह से अली खामनेई डटकर सामना कर रहे हैं, उम्मीदें कम नजर आ रही है ट्रंप भी किसी बड़े वॉर की तरफ जाए, बड़ा हमला करे। बहरहाल ये थी आज देश दुनिया की बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.